क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि ड्रैगन, साइक्लोप्स और यहां तक कि यूनिकॉर्न पूरी तरह से मनगढ़ंत कहानियां से नहीं है? क्या होगा अगर हर प्राचीन किंवदंती के पीछे कोई वास्तविक जानवर, कोई दुर्लभ बीमारी या बस परिस्थितियों का एक बहुत ही अनोखा संयोग हो? आज हम सिर्फ कहानियां को नहीं सुनाएंगे, हम उन वैज्ञानिक सिद्धांतों की दुनिया में उतरेंगे जो सबसे प्रसिद्ध पौराणिक जीवों की उत्पत्ति को समझाते हैं। तैयार हो जाइए, क्योंकि कुछ स्पष्टीकरण आपको खुद उन किंवदंतियों से भी ज्यादा हैरान कर देंगे। हमारे पूर्वज रहस्यों से भरी दुनिया में रहते थे। उन्हें विशाल हड्डियां मिलती थीं, गोधूली बेला में अजीब जानवर दिखते थे और वे अज्ञात को समझाने की कोशिश करते थे। उनकी कल्पना वास्तविक अवलोकनों के साथ मिलकर उन्हीं राक्षसों को जन्म देती थी जिन्हें हम आज जानते हैं। तो आइए तथ्यों को कल्पना से अलग करें। आइए सभी पौराणिक जीवों के राजा ड्रैगन से शुरुआत करते हैं। विशालकाय, पंखों वाले, आग उगलने वाले सरीसृप। इन्हें चीन से लेकर यूरोप तक धरती के कोने कोने में जाना जाता है। लेकिन इस छवि की उत्पत्ति कहां से हुई? वैज्ञानिकों के पास इसका एक बहुत ही विश्वसनीय सिद्धांत है। कल्पना कीजिए, एक प्राचीन किसान खेत जोत रहा है। अचानक उसका हल किसी विशाल और कठोर चीज से टकराता है। वह खोदना शुरू करता है और पाता है विशाल मुड़ी हुई हड्डियां जो किसी अविश्वसनीय जानवर की पसलियों जैसी दिखती है। यह खंजर जितने बड़े दांतों वाली एक विशाल खोपड़ी। वह क्या सोचता होगा? उसने ऐसा कुछ भी कभी नहीं देखा था। जाहिर है उसने मान लिया होगा कि यह किसी विशालकाय राक्षस के अवशेष है। आज हम जानते हैं कि ये डायनासोर की हड्डियां थीं, लेकिन हजारों साल पहले जीवाश्म विज्ञान, पैलियोंटोलॉजी का अस्तित्व नहीं था। इस तरह विशालकाय कशेरुकाय ड्रैगन की पूंछ बन गई, विशाल पसलियां उसकी छाती बन गई और मानव कल्पना ने उसमें शल्क, स्केल्स, पंख और बेशक आग उगलने की क्षमता जोड़ दी। तो संक्षेप में कहें तो ड्रैगन की किंवदंतियां मानव जाति का जीवाश्म विज्ञान का अध्ययन करने का पहला भोला प्रयास थी। ग्रिफिन के बारे में क्या? ऐसे जीव जिनका शरीर तो शेर जैसा होता है, लेकिन सिर और पंख चील के। यह किंवदंती भी बहुत हद तक कंकालों से ही जन्मी होगी। वैज्ञानिकों का मानना है कि ग्रिफिन का यह मिथक प्राचीन स्किथियन खानाबदोशों से जुड़ा है। ये लोग अल्ताई पहाड़ों में, जो गोबी रेगिस्तान की सीमा पर स्थित है, सोने का खनन करते थे। और ये गोभी रेगिस्तान ही था जहां उन्हें भारी मात्रा में डायनासोर के कंकाल मिलते थे, जिन्हें आज हम प्रोटोसेराटॉप्स के नाम से जानते हैं। अब जरा इसके पुनर्निर्माण पर गौर कीजिए। प्रोटोसेराटॉप्स की एक शक्तिशाली चोंच थी, जो हूबहू चील की चोंच जैसी लगती थी। इसके 4 पैर थे और शरीर ऐसा था जिसे आसानी से शेर का शरीर समझा जा सकता था। और इसकी गर्दन पर मौजूद हड्डी का कॉलर या झालर, प्राचीन मनुष्य ने आसानी से इसे विशाल पंखों के आधार के रूप में कल्पना कर ली होगी। लेकिन सबसे दिलचस्प बात यह है कि प्रोटोसेराटॉप्स अक्सर अपने अंडों के घोंसलों की रक्षा करते हुए जान गंवा बैठते थे। और जब सोने की तलाश में स्किथियन इन इलाकों में आते थे, तो उन्हें ये कंकाल अक्सर जीवाश्म बन चुके घोंसलों के पास मिलते थे। और इस तरह जन्म हुआ ग्रिफिन की उस किंवदंती का, जिसमें उन्हें अनमोल खजानों की रखवाली करने वाले भयंकर प्रहरी के रूप में दिखाया गया। तो चलिए अब जगह बदलते हैं। आइए भूमध्य सागर के धूपदार द्वीपों की ओर रुख करें, सीधे होमर की ओडिसी के पन्नों में। वहीं हमें साइक्लोप्स मिलते हैं, वे भयंकर एक आंख वाले विशालकाय दानव। यह किंवदंती इतनी काल्पनिक और अविश्वसनीय लगती है कि इस पर विश्वास करना मुश्किल है। लेकिन विज्ञान के पास इसके लिए भी एक चौंकाने वाला, बेहद सरल और तार्किक स्पष्टीकरण है। और इसका संबंध एक बार फिर जीवाश्मों से ही है। क्रीट, सिसिली और माल्टा के द्वीपों पर पुरातत्वविदों को विलुप्त हो चुके बौने हाथियों की ढेरों खोपड़ियां मिली हैं। जरा कल्पना कीजिए एक प्राचीन यूनानी की, जो ऐसी ही किसी खोपड़ी पर ठोकर खाता है। ये आकार में विशाल थी, एक इंसान के सिर से कहीं ज्यादा बड़ी। लेकिन सबसे अहम बात यह थी कि इस खोपड़ी के ठीक बीच में एक बड़ी गोल गुहा दिखाई पड़ती थी।
प्राचीन यूनानी हाथियों की शारीरिक रचना एनाटॉमी से अनजान था। उसे यह पता नहीं था कि यह नाक का छेद है जहां कभी सूंड जुड़ी होती थी। उसके लिए यह बात एकदम स्पष्ट थी। उसके सामने एक ऐसे विशालकाय प्राणी की खोपड़ी थी जिसकी सिर्फ एक आंख थी, जबकि हाथी की असली आंखें, जो सिर के दोनों तरफ होती है, वे बहुत छोटी होती है और इतनी आसानी से नजर नहीं आती। तो इस प्रकार शारीरिक रचना के साधारण ज्ञान के अभाव और एक समृद्ध कल्पना ने मिलकर एक प्रागैतिहासिक हाथी की खोपड़ी को एक पौराणिक दानव के सिर में बदल दिया। अब बात करते हैं एक ऐसे जीव की जो उन क्रूर साइक्लोप्स से बिल्कुल विपरीत है। हम उस सबसे सुंदर और जादुई प्राणी, एक श्रृंगी या यूनिकॉर्न के बारे में जानेंगे। माथे पर घुमा हुआ सींग लिए एक बर्फ जैसे सफेद घोड़े की कल्पना तो किसी कोरी कहानी जैसी लगती है, लेकिन इस किंवदंती का भी एक वास्तविक, भले ही उतना आकर्षक न हो, पूर्वज जरूर था। और एक बार फिर जीवाश्म विज्ञान हमारी मदद करता है। मिलिए इलास्मोथेरियम से, जिसे साइबेरिया यूनिकॉर्न के नाम से भी जाना जाता है। यह यूरेशिया के घास के मैदानों, एस्टेपीज में रहने वाला एक विशालकाय विलुप्त गैंडा था। अपने आधुनिक रिश्तेदारों के विपरीत इसके पास एक ही पर बहुत बड़ा, लगभग 2 मीटर तक लंबा सींग था, जो उसकी नाक से नहीं बल्कि सीधे माथे से उगता था। क्या आप इस नजारे की कल्पना कर सकते हैं? एक विशाल, रोमिल, घने बालों वाला जानवर जो हाथी के आकार का था और जिसके माथे पर एक भीमकाय सींग था। हमारे दूर के पूर्वज निश्चित रूप से आखिरी इलास्मोथेरियम से मिले होंगे, और इस शक्तिशाली जानवर के बारे में कहानियां जो पीढ़ी दर पीढ़ी मुंह जुबानी आगे बढ़ती रहीं, धीरे धीरे कई नए विवरण जुड़ते गए। इन कहानियों ने समय के साथ एक सुंदर और मायावी यूनिकॉर्न की किंवदंती का रूप ले लिया, जहां एक भयंकर जानवर की छवि शुद्धता के प्रतीक में बदल गई, वहीं माथे पर एक सींग की मुख्य पहचान जस की तस बनी रही। तो चलिए अब गोता लगाते हैं उत्तरी अटलांटिक के ठंडे अंधेरे पानी में, जहां कहानियों के मुताबिक सभी नाविकों का सबसे बड़ा डर क्रैकन रहता है। किंवदंतियों में इसे एक तैरते हुए द्वीप जितना बड़ा दैत्य बताया गया है, जो अपने विशालकाय टेंटिकल्स से पूरे जहाज को लपेटकर गहराई में खींच सकता था। सुनने में यह पूरी तरह मन घड़ंत लगता है ना? मगर यह उन दुर्लभ मामलों में से एक है जहां असलियत लगभग उतनी ही प्रभावशाली निकली। इन रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानियों का स्रोत लगभग निश्चित रूप से विशालकाय और कोलोसल स्क्विड ही थे। ये जीव कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं है, वे सचमुच मौजूद हैं, अथाह गहराई में रहते हैं और 18 मीटर तक लंबे हो सकते हैं। यह एक 6 मंजिला इमारत की ऊंचाई है। जरा 18वीं सदी के एक नाविक की कल्पना कीजिए। वह इन जीवों को शायद ही कभी देखता था, लेकिन एक दिन तूफान के बाद किनारे पर एक विशाल आधी सड़ी हुई लाश आ जाती है, जिसका आंख एक थाली जितनी बड़ी है। या फिर समुद्र में यात्रा करते समय वह देखता है कि पानी से एक विशालकाय टेंटिकल ऊपर उठ रहा है, जो उसके जहाज के मस्तूल से भी मोटा है। स्वाभाविक रूप से उसकी कल्पना बाकी कहानी गढ़ लेती थी। तो क्रैकन पूरी तरह से एक मिथक नहीं है, यह बल्कि हमारी पृथ्वी के सबसे रहस्यमयी और विशालकाय जीवों में से एक का एक बहुत बढ़ा चढ़ाकर पेश किया गया, लेकिन वास्तविक मुलाकातों पर आधारित चित्र है। तो चलिए समुद्र की गहराइयों में ही गोता लगाते हैं, क्योंकि नाविकों को डराने वाला अकेला क्रैकन ही नहीं था। जहाज के लॉगबुक और पुराने नक्शों में विशाल समुद्री सांपों का जिक्र भी उतनी ही बार मिलता है। चश्मदीदों ने इन्हें अविश्वसनीय रूप से लंबे जीवों के रूप में बताया था, जो पानी की सतह पर बल खाते थे और पूरे इंसान को निगलने में सक्षम थे। और एक बार फिर वैज्ञानिकों के पास इस भूमिका के लिए एक बहुत ही विश्वसनीय उम्मीदवार है। और यह कोई पौराणिक जीव नहीं, बल्कि एक बिल्कुल असली मछली है। मिलिए ओरफिश से, जिसे रिबन मछली, रिबन फिश भी कहा जाता है। यह दुनिया की सबसे लंबी हड्डी वाली मछली है, जिसका शरीर 11 मीटर तक लंबा हो सकता है। इसके बावजूद यह बहुत पतली और चपटी होती है, एक रिबन की तरह, और इसका रंग चांदी जैसा चमकीला होता है। कल्पना कीजिए, ऐसी ही एक मछली बीमार या मरती हुई सतह पर आ जाए। वह लहरों में बल खाती है,
उसका लंबा लाल पृष्ठीय पंख, डॉर्सल फिन, एक कंघी या अयाल मैने जैसा दिख सकता है। दूर से एक नाविक को पानी पर चलता हुआ एक लंबा चमकदार सांप जैसा शरीर दिखाई देता है। जाहिर है वह इसे समुद्री सांप ही समझेगा। हालांकि ऑरफिश हानिरहित होती है और गहरी समुद्र में रहती है, इसकी सतह पर दुर्लभ उपस्थिति ने ही शायद सैकड़ों समुद्री राक्षसों की कहानियों को जन्म दिया है। समुद्री किंवदंतियों की बात करें और जल परियों का जिक्र न हो, ये तो मुमकिन नहीं। मछली जैसी पूंछ वाली वो खूबसूरत परियां, जिनके मनमोहक गीत नाविकों को मौत के गहरे सागर में खींच ले जाते थे। लगता है कि इससे ज्यादा जादुई या परी कथा जैसा भला क्या होगा, मगर इसकी भी एक बहुत ही जमीनी और थोड़ी सी मजेदार वजह है। जरा कल्पना कीजिए, आप 15वीं सदी के एक नाविक की जगह पर हैं। आप महीनों से समुद्री यात्रा पर हैं। चारों तरफ सिर्फ खारा पानी, दहकता सूरज और वही गिने चुने पुरुष चेहरे। आपको घर की औरतों की कमी खल रही है। और तभी एक दिन डूबते सूरज की रोशनी में दूर चट्टानों के पास पानी से कोई अजीब सा जीव निकलता दिखाई देता है। वह धीरे धीरे और इत्मीनान से तैरता है, अपना सिर पानी से ऊपर रखता है और कभी कभी तो किसी इंसानी मां की तरह अपने बच्चे को छाती से लगाए रहता है। दूर से देखने पर उसकी आकृति किसी औरत जैसी लग सकती है। आपकी कल्पना शक्ति परवान चढ़ने लगती है। आपको लंबे लंबे बाल और सुरीले गीत सुनाई देने लगते हैं। लेकिन असल में ज्यादा संभावना है कि आप एक लेमनटाइन या डुगोंग को देख रहे हैं। इन बड़े समुद्री स्तनधारियों को, जिन्हें समुद्री गाय भी कहते हैं, दूर से इंसान समझना वाकई मुश्किल नहीं है। तो जलपरियों की ये किंवदंती शायद नाविकों की थकान, लंबे समय के अकेलेपन और उनकी कमजोर नजर का ही नतीजा है। आइए जमीन पर वापस लौटते हैं और हिमालय तथा उत्तरी अमेरिका के बर्फीले जंगलों में ऊंचे पहाड़ों की ओर चलते हैं। किंवदंतियों के मुताबिक यहीं पर वे मायावी होमिनिड रहते हैं, जिन्हें हिममानव या स्नोमैन और उसका अमेरिकी चचेरा भाई बिगफुट कहा जाता है। यह एक विशालकाय, बालों से ढका हुआ इंसान जैसा प्राणी है, जो लोगों से नजरें चुराता फिरता है। कई अन्य मिथकों के विपरीत इन प्राणियों में विश्वास आज भी जिंदा है। लेकिन विज्ञान इस बारे में क्या कहता है? सबसे दिलचस्प सिद्धांतों में से एक इन किंवदंतियों को गिगेंटोपिथेक्स, जागंटोपाइथेकस से जोड़ता है। यह विशालकाय विलुप्त हो चुके बंदरों की एक प्रजाति थी, जो लाखों साल पहले एशिया में रहते थे। उनकी ऊंचाई लगभग 3 मीटर थी और उनका वजन आधा टन से भी ज्यादा था। आधिकारिक तौर पर उन्हें विलुप्त माना जाता है, लेकिन क्या हो अगर उनकी एक छोटी सी अवशेष आबादी दूरस्थ और दुर्गम इलाकों में जीवित रह गई हो? कल्पना कीजिए एक प्राचीन मानव की ऐसे विशालकाय प्राणी से हुई मुठभेड़ को। यह निश्चित रूप से हमारी सामूहिक स्मृति पर एक अमिट छाप छोड़ गया होगा। जाहिर है हिममानव के अस्तित्व के कोई सीधे सबूत नहीं है, लेकिन जीवित बचे गिगेंटोपिथेकस की परिकल्पना एक रोमांचक वैज्ञानिक पहेली है, जो ये समझाने में मदद करती है कि विभिन्न संस्कृतियों में हिममानव के विवरण इतने मिलते जुलते क्यों हैं। अब पहाड़ों से उतरकर गहरी गुफाओं और तहखानों में चलते हैं, बौनों और गॉब्लिनों की दुनिया में। कई लोक कथाओं में ये छोटे कद के, मजबूत शरीर वाले प्राणी होते हैं, जो कुशल खनिक और लोहार होते हैं। वे जमीन के नीचे रहते हैं और इंसानों को नापसंद करते हैं। यह सब कोरी कल्पना या प्रकृति की शक्तियों का रूपक लगता है, लेकिन कुछ मानव विज्ञानी एक बहुत ही साहसिक और दिलचस्प सिद्धांत पेश करते हैं। क्या हो अगर ये मिथक असल मुलाकातों की एक विकृत गूंज हो? उन समय की याद जब हमारे पूर्वज होमोसेपियंस ग्रह पर एकमात्र बुद्धिमान प्राणी नहीं थे। हमने दुनिया को मानवों की अन्य प्रजातियों के साथ साझा किया था। उदाहरण के लिए नेंडरथल के साथ, जो कद में हमसे छोटे थे लेकिन शारीरिक रूप से कहीं अधिक मजबूत थे। या इससे भी दिलचस्प बात, इंडोनेशिया के फ्लोरेस द्वीप के तथाकथित हॉबिट के साथ। यह बौने मानवों की एक प्रजाति थी, होमो फ्लोरेसेंसिस, जिनकी ऊंचाई सिर्फ 1 मीटर के करीब थी। कल्पना कीजिए हमारे ऊंचे पूर्वजों की इन छोटे लेकिन बुद्धिमान प्राणियों से मुलाकात।
वे उन्हें अजीब, पराये और गुफाओं में रहने वाले लगे होंगे। समय के साथ जब ये प्रजातियां विलुप्त हो गई, तो उनकी यादें जमीन के नीचे रहने वाले रहस्यमय छोटे लोगों की किंवदंतियों में बदल गई होंगी। आइए अब हम एक और आधुनिक युग और एक अलग क्षेत्र में चले, लैटिन अमेरिका में, जहां 20वीं सदी के अंत में चुपकाब्रा की किंवदंती का जन्म हुआ। इसका शाब्दिक अर्थ है बकरियों का खून चूसने वाला। इसे एक भयानक जीव के रूप में वर्णित किया गया था, जो कभी सरीसृप जैसा लगता था तो कभी एलियन जैसा, जो पालतू जानवरों पर हमला करता और उनका सारा खून चूस लेता था। ये कहानी जल्दी ही एक सनसनी बन गई और पूरी दुनिया में फैल गई। लेकिन जब वैज्ञानिकों और पशु चिकित्सकों ने इसकी जांच शुरू की, तो यह मिथक जल्दी ही दूर हो गया। अधिकतर मामलों में जब चुपकाब्रा को पकड़ने या उसकी तस्वीर लेने में सफलता मिली, तो वह एक बिल्कुल असली जानवर निकला। अक्सर वह एक कोयोट होता था, कम बार रैकून, या यहां तक कि एक जंगली कुत्ता भी। लेकिन वे इतने भयानक और अजीब क्यों दिखते थे? जवाब सीधा है, सार्कोप्टोसिस, या आसान शब्दों में कहें तो माइट्स, कीटों के कारण होने वाली गंभीर खुजली। इस बीमारी के कारण जानवरों के पूरे बाल झड़ जाते हैं, उनकी त्वचा में सूजन आ जाती है, वह सिकुड़ जाती है और उस पर घाव बन जाते हैं। ऐसा बीमार, कमजोर और गंजा जानवर वाकई एक डरावने सपने के राक्षस जैसा दिखता है। और क्योंकि कमजोर जानवर तेजी से भागने वाले शिकार का पीछा नहीं कर सकते, वे सबसे आसान शिकार, बकरियों और मुर्गियों पर हमला करते हैं। तो इस डरावनी किंवदंती का सच बस इतनी सी बात निकला कि यह बीमार और दुर्भाग्यपूर्ण जंगली कुत्तों की कहानी थी। अब बात करते हैं रात के सबसे शाही और खौफनाक जीवों, वैम्पायर के बारे में। पीले चेहरे वाले, धूप से दूर भागने वाले, नुकीले दांतों से खून पीने वाले शाही लोग। ब्रैम स्टोकर ने वैम्पायर की जिस छवि को अमर बना दिया, वह पूरी तरह से एक कल्पना लगती है। लेकिन इस मिथक की जड़ें अतीत की वास्तविक बीमारियों और त्रासदियों में छिपी हो सकती है। एक प्रमुख सिद्धांत वैम्पायर की कहानियों को रक्त के एक दुर्लभ आनुवंशिक रोग पोरफायरिया से जोड़ता है। इस बीमारी से ग्रस्त लोगों में हीमोग्लोबिन का उत्पादन ठीक से नहीं हो पाता, जिसके कारण कई भयानक लक्षण सामने आते हैं। पहला, ऐसे मरीजों में प्रकाश के प्रति अत्यधिक संवेदनशीलता बढ़ जाती है। सूरज की रोशनी से उनकी त्वचा पर गंभीर छाले और घाव हो जाते थे। दूसरा, एनीमिया यानी खून की कमी के कारण उनकी त्वचा मुर्दे जैसी पीली पड़ जाती थी। तीसरा, उपास्थियों में विकृति और ऊतकों में घाव होने के कारण मसूड़े सिकुड़ जाते थे। इससे उनके दांत बाहर दिखने लगते थे, जो सामान्य से ज्यादा लंबे और नुकीले प्रतीत होते थे, बिल्कुल वैम्पायर के नुकीले दांतों की तरह। गंभीर मामलों में उनका चेहरा और हाथ पैर भी बदसूरत हो जाते थे। मध्यकालीन गांव में ऐसे किसी व्यक्ति की कल्पना कीजिए। जाहिर है, अंधविश्वासी पड़ोसी ऐसे व्यक्ति को बीमार नहीं, बल्कि मुर्दों में से उठा हुआ कोई राक्षस ही मानते थे। लेकिन पोरफायरिया तो सिर्फ एक वजह है। पिशाचों पर विश्वास करने की एक और उतनी ही डरावनी वजह मध्ययुगीन चिकित्सा प्रणाली की कमियों में छिपी है, खासकर समय से पहले दफनाने के मामलों में। उन दिनों मौत का सही आकलन कर पाना आसान नहीं था। कोई व्यक्ति गहरी नींद या कोमा में चला जाता, उसकी धड़कन और सांसें इतनी धीमी हो जाती कि उन्हें पहचानना मुश्किल होता, और फिर उसे मृत मान लिया जाता था। अब जरा सबसे भयानक स्थिति की कल्पना कीजिए। किसी को दफना दिया जाता है और कुछ समय बाद वह होश में आता है, जमीन के नीचे एक बंद ताबूत में। घबराहट में वह बाहर निकलने की कोशिश करता है, ताबूत के ढक्कन को खरोंचता है और अपने नाखून तोड़ लेता है। वह चीखता है, लेकिन उसकी आवाज सुनने वाला कोई नहीं होता। आखिर में दम घुटने से उसकी मौत हो जाती है। सालों बाद जब किसी वजह से कब्र खोली जाती है, जैसे किसी रिश्तेदार को उसी जगह दोबारा दफनाना हो, लोग एक भयावह दृश्य देखते हैं। शव एक अजीब और अप्राकृतिक अवस्था में पड़ा होता है। ताबूत के ढक्कन की अंदरूनी सतह पर खरोंचें होती हैं और मृतक के चेहरे और हाथ टूटे नाखूनों के नीचे से निकले सूखे खून से सने होते हैं। मध्ययुगीन लोगों के लिए निष्कर्ष बिल्कुल साफ था।
यह मुर्दा रात में जिंदा होता है, खून पीता है और कब्र से बाहर निकलने की कोशिश करता है। इस तरह डॉक्टरों की एक दुखद गलती ने एक दिल दहला देने वाली लोक कथा को जन्म दिया। वंपायरों से आगे बढ़ते हुए अब हम लोक कथाओं में उनके चिर प्रतिद्वंद्वियों यानी वेयरवोल्व्स, भेड़िया मानव की बात करते हैं। वे इंसान जो पूर्णिमा की रात को भेड़ियों में बदल सकते हैं। यह विचार पूरी तरह से काल्पनिक लगता है, लेकिन वंपायरों की ही तरह इस मिथक की भी वास्तविक चिकित्सीय और मनोवैज्ञानिक जड़ें हैं। सबसे पहले एक बहुत ही दुर्लभ आनुवंशिक बीमारी है जिसे हाइपरट्राइकोसिस कहते हैं और अनौपचारिक रूप से इसे वेयर वोल्फ सिंड्रोम या भेड़िया मानव सिंड्रोम भी कहा जाता है। इस स्थिति में व्यक्ति का पूरा शरीर चेहरे सहित घने और लंबे बालों से ढक जाता है। ऐसे लोगों की बाहरी बनावट, खासकर पिछली सदियों में जब विज्ञान इसे समझा नहीं पाता था, अनिवार्य रूप से जंगली जानवरों से जुड़ाव पैदा करती थी। अंधविश्वासी किसान आसानी से मान सकते थे कि ऐसा इंसान आधा जानवर और आधा इंसान है। अगर इसमें भेड़ियों के प्रति डर भी जोड़ दिया जाए तो वेयरवोल्फ की किंवदंती तैयार हो जाती थी। यह इस बात का एक दुखद उदाहरण है कि कैसे एक दुर्लभ बीमारी आम लोगों को समाज की निगाहों में राक्षस बना देती थी। लेकिन शारीरिक समानता तो सिक्के का सिर्फ एक पहलू है। इसका दूसरा पहलू इंसान के दिमाग से जुड़ा है। एक वास्तविक और बेहद दुर्लभ मानसिक विकार मौजूद है जिसे क्लिनिकल लाइकेंथ्रोपी कहते हैं। इस विकार से ग्रस्त व्यक्ति पूरी ईमानदारी से यह मानता है कि वह जानवर में बदल सकता है या पहले ही बदल चुका है, और अक्सर यह जानवर कोई और नहीं बल्कि भेड़िया होता है। लाइकेंथ्रोपी का मरीज सिर्फ यह नहीं सोचता कि वह भेड़िया है, उसे महसूस हो सकता है कि उसके शरीर पर बाल उग रहे हैं, उसके नुकीले दांत लंबे हो रहे हैं। वह जानवरों जैसा व्यवहार करना शुरू कर सकता है, जैसे चांद को देखकर भौंकना या चीखना, चारों पैरों पर चलना, आक्रामक होना और यहां तक कि लोगों को काटने की कोशिश करना। जाहिर है उसके शरीर में कोई शारीरिक बदलाव नहीं होता। यह सिर्फ एक बीमार दिमाग का खेल है, एक मति भ्रम। लेकिन कल्पना कीजिए मध्यकाल में किसी अंधेरे जंगल में ऐसे दौरे के एक गवाह की। वह देखता है कि उसका पड़ोसी अचानक जमीन पर गिर जाता है, घुर्राने लगता है, चीखने चिल्लाने लगता है और एक जंगली जानवर की तरह व्यवहार करता है। उसके लिए यह वेयरवुल्फ या भेड़िया मानव के अस्तित्व का एक अकाट्य प्रमाण होगा। इस तरह एक व्यक्ति की मानसिक बीमारी पूरे गांव में दहशत और डर फैला सकती थी। अब आइए हम प्राचीन बेलजारों में वर्णित एक और भयावह जीव बेसिलिस्क को याद करें। सांपों का वह राजा जो अपनी एक ही नजर से किसी को भी मार सकता था। यह मिथक हैरी पॉटर श्रृंखला की किताबों के कारण बहुत लोकप्रिय हुआ है, लेकिन इसकी जड़ें बहुत पुरानी हैं। प्राचीन काल में ही इसकी अवधारणा विकसित हो चुकी थी। आखिर यह अजीबोगरीब विचार कहां से आया होगा? संभावना है कि यह कई वास्तविक और बेहद खतरनाक जीवों के लक्षणों के सम्मिश्रण का परिणाम है। बेसिलिस्क के लिए मुख्य प्रेरणा शायद किंग कोबरा से मिली होगी। यह दुनिया के सबसे बड़े विषैले सांपों में से एक है। इसका फन बहुत प्रभावशाली होता है, जिसे यह खतरा महसूस होने पर फुला लेती है और तब यह किसी मुकुट पहने राजा जैसी दिखती है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कुछ कोबरा प्रजातियां जिन्हें थूकने वाले कोबरा कहा जाता है, 2 से 3 मीटर की दूरी से अविश्वसनीय सटीकता के साथ दुश्मन की आंखों में जहर फेंक सकती है। यदि यह जहर आंखों में चला जाता है तो यह असहनीय दर्द पैदा करता है और अस्थायी या स्थायी अंधापन भी ला सकता है। एक प्राचीन व्यक्ति के लिए जिसने किसी सांप को थूकते हुए और अपने किसी साथी को दर्द से चीखते हुए गिरते देखा हो, यह निश्चित रूप से नजर से हत्या जैसा ही प्रतीत हुआ होगा। और यदि इसमें कुछ छिपकलियों का भयावह रूप भी जोड़ दिया जाए, जैसे कि हेलमेटेड बेसिलिस्क जो पानी पर दौड़ने में सक्षम है, तो उसी पौराणिक दानव की कल्पना साकार होती है। नजर से मारने वाले राक्षस से अब हम एक ऐसे जीव की बात करते हैं जिसे मारना लगभग नामुमकिन था। आइए याद करें,
हेराक्यूलिस के उन महान कारनामों में से एक को लड़ना हाइड्रा के साथ उसकी लड़ाई। यह एक सांप जैसा जीव था जिसके कई सिर थे, और जैसे ही उसका एक सिर काटते थे तुरंत उसकी जगह दो नए सिर उग आते थे। है ना कमाल की बात। लेकिन प्रकृति कभी कभी हमारी किसी भी कल्पना से कहीं ज्यादा रचनात्मक होती है। वैज्ञानिकों का मानना है कि इस मिथक की प्रेरणा वास्तव में मौजूद हालांकि बहुत छोटे जीवों के अवलोकन रहे होंगे। उदाहरण के लिए छपटे कृमि प्लानारिया को ही ले लीजिए। इन छोटे जीवों में पुनरुत्पादन रीजेनरेशन की अद्भुत क्षमता होती है। अगर आप एक प्लानारिया को कई टुकड़ों में काट दें तो हर टुकड़े से एक बिल्कुल नया और पूर्ण कृमि बन जाएगा। आप उसका सिर भी काट सकते हैं और कुछ समय बाद वह एक नया सिर उगा लेगा, वह भी अपनी सभी पुरानी यादों के साथ। प्राचीन यूनानी जो प्रकृति के करीब रहते थे, उन्होंने ताजे पानी के कृमियों या हाइड्रा जैसे अन्य जीवों में इस घटना को जरूर देखा होगा। आपको बता दें कि वास्तविक ताजे पानी के पॉलिप्स को भी हाइड्रा ही कहते हैं। निश्चित रूप से उनकी कल्पना ने उस छोटे कृमि को एक विशालकाय राक्षस के रूप में बदल दिया होगा। लेकिन एक सिर काटो दो नए उगेंगे वाला सिद्धांत सीधे प्रकृति के वास्तविक अवलोकनों से ही लिया गया था। आइए विशालकाय लोगों की बात करते हैं। विशालकाय लोगों की किंवदंतियां दुनिया की लगभग हर संस्कृति में मौजूद है। ग्रीक टाइटन्स और स्कैंडिनेवियाई जोतुन से लेकर बाइबल के गोलियत तक असाधारण शक्ति वाले विशालकाय मनुष्यों की कहानियों ने हमेशा हमारी कल्पना को मोहित किया है। और इसके दो मुख्य स्पष्टीकरण हैं जो दोनों ही बिल्कुल वास्तविक है। पहला कारण है एक बार फिर हड्डियों की खोज, लेकिन इस बार ये डायनासोर की नहीं बल्कि हमारे अपने पूर्वजों और विशाल प्रागैतिहासिक स्तनधारियों की हड्डियां थीं। लोगों को मैमथ या विलुप्त विशालकाय प्राइमेट्स की बड़ी बड़ी जांघ की हड्डियां मिलती थीं, और शरीर रचना विज्ञान की जानकारी न होने के कारण वे उन्हें विशालकाय मनुष्यों की हड्डियां मान लेते थे। दूसरा स्पष्टीकरण है चिकित्सीय। पीयूष ग्रंथि पिट्यूटरी ग्लैंड के ठीक से काम न करने के कारण एक वास्तविक बीमारी होती है जिसे विशालकायता जिगेंटिज्म कहा जाता है। इस बीमारी से पीड़ित लोग वास्तव में असामान्य रूप से बड़े आकार तक बढ़ जाते हैं। इतिहास के सबसे लंबे व्यक्ति रॉबर्ट वाडलो की लंबाई 2 मीटर 72 सेंटीमीटर थी। प्राचीन काल में जब ऐसे किसी व्यक्ति को साक्षात देखा जाता था तो वह स्वाभाविक रूप से एक अलौकिक प्राणी प्रतीत होता था, जिससे दानवों की पूरी एक जाति के बारे में मिथक और कहानियां जन्म लेती थीं। तो विशालकाय लोग वास्तव में हमारी धरती पर चले थे। बस वे कोई पौराणिक जाति नहीं थे, बल्कि एक दुर्लभ बीमारी से पीड़ित मनुष्य थे। एक बार फिर लौटते हैं प्राचीन यूनान, जहां थेसाली के पहाड़ों में लोक कथाओं के अनुसार सेंटोर रहते थे। ये अद्भुत अश्वमानव आधे इंसान आधे घोड़े चिरौन जैसे बुद्धिमान गुरु भी होते थे, या फिर उग्र और जंगली स्वभाव के। आखिर ऐसा अजीबोगरीब संकट जीव कहां से आया होगा? इतिहासकारों द्वारा सुझाई गई एक थ्योरी बड़ी ही सहज और सुंदर है, और इसका संबंध सांस्कृतिक आघात कल्चरल शॉक से है। कल्पना कीजिए प्राचीन यूनानियों की जो नगर राज्यों में रहते थे। वे घोड़ों का इस्तेमाल मुख्य रूप से रथों के लिए करते थे, और घुड़सवारी उतनी प्रचलित नहीं थी। और एक दिन उनका सामना स्टेपीज के खानाबदोश कबीलों से होता है, जैसे कि सिथियन लोगों से। इन खानाबदोश कबीलों के लिए घुड़सवार और घोड़ा बचपन से ही मानो एक जान होते थे। वे अपना पूरा जीवन घोड़ों पर ही बिताते थे, खाते सोते और लड़ते थे। एक स्थिर जीवन जीने वाले यूनानी के लिए, जिसने पहली बार किसी तेजी से आते हुए घुड़सवार को देखा हो, यह दृश्य एक समझ से परे और डरावने जीव में विलीन हो सकता था। दूर से गति में दौड़ते हुए घोड़े पर सवार इंसान का सिलहूट सचमुच ऐसा लग सकता था जैसे वह इंसान का धड़ और घोड़े का शरीर वाला एक ही प्राणी हो। इस तरह घुड़सवारों की उस अपरिचित संस्कृति से पहली चौंका देने वाली मुलाकात का प्रभाव सबसे खूबसूरत और मशहूर लोक कथाओं में से एक को जन्माया होगा। आइए अब हम प्राचीन काल से निकलकर 20वीं सदी के अमेरिका की ओर रुख करते हैं, जहां हमारा सामना एक बेहद अजीब
और तुलनात्मक रूप से आधुनिक राक्षस मथमन से होगा। इसकी किंवदंती 1966 में पश्चिमी वर्जीनिया के पॉइंट प्लेजेंट शहर में शुरू हुई। चश्मदीदों ने इसे एक बड़े पंखों वाले प्राणी के रूप में वर्णित किया, जिसका आकार इंसान जैसा था और जिसकी आंखें विशाल लाल रंग की थीं और सम्मोहक ढंग से चमकती थी। माना जाता था कि इसका दिखना किसी बड़ी आपदा का संकेत होता था। यह किसी डरावनी फिल्म की कहानी जैसा लगता है, लेकिन पक्षी वैज्ञानिकों के पास इसकी कहीं ज्यादा सीधी सादी व्याख्या है। संभवतः रहस्यमय मथमन को दरअसल एक आम उल्लू समझा गया था, लेकिन ये कोई साधारण उल्लू नहीं, बल्कि एक बहुत बड़ा उल्लू था, जैसे वर्जीनिया का ग्रेट हॉर्न्ड ऑल या ग्रेट ग्रे आउल। ऐसे पक्षियों के पंखों का फैलाव 1.5 से 2 मीटर तक हो सकता है, जो एक इंसान की ऊंचाई के बराबर ही है। अब जरा कल्पना कीजिए, एक अंधेरी रात में आप गाड़ी चला रहे हैं और अचानक हेडलाइट की रोशनी में अंधेरे से एक ऐसा विशाल पक्षी निकलकर आता है। उसकी आंखें रोशनी पड़ने पर तेजी से लाल चमक उठती हैं। अंधेरे में और डर के मारे इसके साये को आसानी से एक पंखों वाले इंसान जैसा समझ लिया जा सकता है। पक्षी तेजी से रात के अंधेरे में गायब हो जाता है और आपके पास रह जाता है एक सदमा और जिंदगी भर की कहानी। तो ज्यादातर संभावना यही है कि इसमें कोई रहस्य नहीं है, बस एक बड़ा उल्लू और आपकी कल्पना का खेल। और अंत में हम स्कॉटलैंड के धुंधले पहाड़ों और लॉच नेस झील के किनारों की ओर चलते हैं, जहां हम दुनिया के शायद सबसे प्रसिद्ध क्रिप्टिड नेसी पर बात करते हैं। झील में रहने वाले इस रहस्यमय जीव की कहानी सदियों से चली आ रही है, लेकिन इसे असली लोकप्रियता 20वीं सदी में मिली। हर साल हजारों पर्यटक इस उम्मीद में यहां आते हैं कि वे गहरे पानी से बाहर निकलती एक लंबी गर्दन और सिर को देख सके। लेकिन असलियत क्या है? वैज्ञानिक समुदाय जाहिर तौर पर इस पर संशय में रहता है। एक पुरानी और सबसे लोकप्रिय थ्योरी यह थी कि नेसी एक बचा हुआ प्लेसियोसौर है, लेकिन यह बेहद असंभव है क्योंकि झील बहुत ठंडी है और ऐसे सरीसृप के लिए भोजन की पर्याप्त कमी है। आधुनिक अधिक विश्वसनीय परिकल्पनाएं कहीं ज्यादा साधारण हैं। ये विशाल ईल मछलियां हो सकती है, जो कुछ रिपोर्टों के अनुसार वास्तव में झील में बहुत बड़े आकार तक बढ़ सकती है। यह ऊदबिलावों या सीलों का एक समूह हो सकता है, जो एक दूसरे के पीछे तैर रहे हों, जिससे एक लंबे शरीर का भ्रम पैदा हो। ये सिर्फ पानी में तैरते हुए पेड़ के तने भी हो सकते हैं, जो नीचे सड़कर गैसों के कारण सतह पर आ जाते हैं, या फिर साधारण प्रकाशिक भ्रम और लहरें भी हो सकती हैं, जिन्हें दूर से और कोहरे में हमारी कल्पना आसानी से एक रहस्यमय राक्षस में बदल देती है। तो ज्यादा संभावना है कि नेसी का रहस्य जंतु विज्ञान का नहीं, बल्कि मनोविज्ञान का और लोगों की चमत्कार में विश्वास करने की तीव्र इच्छा का रहस्य है। और यही आता है सबसे बड़ा मोड़। पौराणिक जीव सिर्फ मनगढ़ंत कहानियां नहीं है, ये तो असल दुनिया की वो गूंज है जो सदियों का सफर तय करके हम तक पहुंची है। ये इंसानों की बिगड़ी हुई यादें हैं, उन चीजों के बारे में जिन्हें वो समझ नहीं पाए। प्राचीन यूनानियों को जब क्रीट द्वीप पर एक छोटे हाथी का कंकाल मिला, तो वे सूंड के बारे में नहीं जानते थे। उन्हें लगा कि बीच में एक ही बड़ी आंख की जगह है, और इस तरह उन्होंने साइक्लोप्स का मिथक गढ़ दिया। इसी तरह गोबी रेगिस्तान में प्रोटोसेराटॉप्स के कंकाल खोदते हुए, जिनके पास चोंच और हड्डियों वाला कॉलर था, स्किथियन लोगों ने उसे शेर के शरीर पर गरुड़ का सिर मान लिया और सोने की रखवाली करने वाले ग्रिफिन की कहानियां हो रच दी। हर राक्षस असल में हमारे पूर्वजों की अपने आसपास की दुनिया को समझने की एक कोशिश थी। किनारे पर आया एक विशालकाय स्क्विड सर्वशक्तिमान क्रैकन बन गया। एक दुर्लभ आनुवंशिक बीमारी से पीड़ित व्यक्ति भयानक वैम्पायर कहलाया, और प्राइमेट्स की एक अज्ञात प्रजाति मायावी येती बन गई। ये कहानियां ये नहीं बताती कि हमारे पूर्वज कितने नादान थे, बल्कि ये दिखाती है कि अज्ञात का सामना करने पर इंसान का दिमाग कितना रचनात्मक और आविष्कारशील हो सकता है। तो भले ही ड्रैगन आग नहीं उगलते थे, लेकिन उनकी हड्डियां वाकई जमीन में दबी हुई थीं। मिथक
जानकारी को संजोने और एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाने का एक अद्भुत तरीका साबित हुए, भले ही वो थोड़ी बदले हुए रूप में ही क्यों न हो। यह वीडियो अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको प्राचीन कहानियों के पीछे छिपे रहस्यों को जानने में मजा आया, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आप इतिहास और विज्ञान की कोई भी नई पहेली मिस न करें। आप किस पौराणिक जीव के अस्तित्व में सबसे ज्यादा यकीन करना चाहेंगे? हमें कमेंट्स में लिखकर बताइए, पढ़कर बहुत अच्छा लगेगा।